हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने बात की थी कृषि आय के बारे में। एग्रीकल्चर इनकम क्या है। तो देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत कृषि आय जो है वो कर से मुक्त होती है। अब कृषि आय में कौन कौन सी आय शामिल होगी, तो एक तो इसमें आएगी भूमि से प्राप्त किराया। अगर आपकी कोई कृषि भूमि है लेकिन आप उस पर खुद कृषि कार्य नहीं करते, उसकी बजाय आपने उसको किसी को किराए पर दे दिया कृषि कार्य करने के लिए, तो उससे आपको जो भी किराया मिलेगा, जो भी रेंट मिलेगा, उसको कृषि आय में शामिल किया जाएगा। दूसरा आता है भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय। तो आपकी कृषि भूमि है और उस पर आपने कृषि कार्य एग्रीकल्चर काम किया है, तो उससे जो भी इनकम आपकी हुई वो कृषि आय में शामिल होगी। नेक्स्ट आता है अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय। तो आपने जो भी कृषि कार्य किया है, जो भी आपकी पैदावार हुई, जो फसल आपकी हुई, उसको आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की है कि उसको विक्रय योग्य बनाने के लिए वो जरूरी है, तो उससे जो भी इनकम आपको होगी उसको भी कृषि आय में शामिल किया जाएगा। फिर है कि आपकी जो भी खेत में या कृषि भूमि से जो भी आपको उपज मिली, जो पैदावार आपकी हुई, उसको अगर आपने मार्केट में बेचा तो उससे जो भी आय है वो भी कृषि आय में शामिल होगी। फिर है कि कृषि के काम में आने वाले, मतलब आपकी खेत जो है या एग्रीकल्चर लैंड पे आपने कोई मकान बना रखा है और उसको कृषि कार्य में काम में लिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी फसल है या पैदावार जो है उसके भंडारण के लिए आपने दे रखा उनको स्टोरेज के लिए, तो उससे जो भी आपकी इनकम होगी उसको भी कृषि आय में शामिल किया जाएगा। तो ये जो है वो कुछ कृषि आय के टाइप्स हैं। फिर आते हैं कि अंशतः कृषि आय कौन सी है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम जो है वो कौन सी है। तो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो तो व्यापारिक आय है और कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, उसका कृषि आय है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने ही कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में काम में ले रहे हैं, मतलब आप मैन्युफैक्चरर है और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको भी आप खुद ही उगाते हैं और फिर आप उसको काम में लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी कॉस्ट है, मतलब आपको उस प्रोडक्ट को बेचने से जितनी आय हुई, उसमें से जो रॉ मटेरियल आपने खुद का यूज़ किया है, उस रॉ मटेरियल का जो मार्केट वैल्यू है वो उसमें से घटा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जो है वो चीनी बनाने की आपकी मिल है, आप गन्ने जो है वो भी आप अपने खेत में उगाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपए की चीनी बेची या 5 लाख रुपए का आपका चीनी का प्रोडक्शन हुआ। अब उसमें जो गन्ने का रॉ मटेरियल चाहिए था वो मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का लगा और वो गन्ने आपके खेत में ही उगे हुए हैं। तो वो 5 लाख की इनकम नहीं में से जो 2 लाख आपकी कॉस्ट आई वो घटा दी जाएगी और 3 लाख की जो इनकम होगी उसी को ही एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ऐसे ही रबर के उत्पादन से, तो अगर आप रबर का उत्पादन भी करते हैं तो उसका 65% हिस्सा जो है वो तो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और 35% जो हिस्सा है वो क्या माना जाएगा, व्यापारिक आय, ट्रेड इनकम। इसी तरीके से चाय के उत्पादन से उसमें 60% जो है वो कृषि आय होगा और 40% जो है वो व्यापारिक आय होगा। और कॉफ़ी के उत्पादन अगर आप करते हैं तो उसमें 75% जो है वो एग्रीकल्चर इनकम और 25% जो है वो ट्रेड इनकम होगा। तो ये कुछ जो है वो कृषि आय के आपके टाइप्स हैं। फिर देखिए कुछ और अपने टर्मिनोलॉजी अपन देख रहे थे कि अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन जो भी है आपके इनकम टैक्स का, तो उसमें अपन देख रहे थे। तो कल भी हमने देखा था कि जो आयकर का दायित्व उसमें आपने देखा कि वो कर निर्धारण वर्ष में लगेगा, वो गत वर्ष की आय पे लगेगा, वो करदाता की कुल आय पर लगाया जाएगा। तो कर निर्धारण वर्ष हम देख चुके थे, गत वर्ष हम देख चुके थे। अब कुल आय का मतलब क्या है, टोटल इनकम जो है वो कौन सी है, कुल आय। तो कुल आय का मतलब है यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी, सकल कुल आय जो होगी उसमें से जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप पे जो डिडक्शंस आपको बनती है, जो भी कटौतियाँ आपकी आय पे लागू होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किए हैं, तो वो इसमें से क्या हो जाएंगे, लेस। तो बाकी जो इनकम बचेगी वो हो जाएगी आपकी टोटल इनकम। तो जो टैक्स लगेगा वो आपकी टोटल इनकम पे। अब ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, तो देखिए आयकर अधिनियम के अनुसार आपकी आय के लिए जो है वो 5 हेड बनाए गए हैं, जिनको डिटेल में हम आगे यूनिट्स में आपके सिलेबस में देखेंगे। तो वो 5 हेड है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय,
जो आप फर्स्ट यूनिट में देखेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी संपत्ति से आय, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। तो इन पांचों हेड की जो इनकम है उनका जो टोटल होगा वो होगा ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय, और इसमें से डिडक्शंस कटा दी जाएगी तो वो हो जाएगा टोटल इनकम, कुल आय। अब ये पांच हेड जो है इनकी इनकम की कैलकुलेशन कैसी होगी, डिडक्शंस कौन कौन सी मिलती है, तो वो सब हम आगे की यूनिट्स में देखेंगे। फिर एक शब्द आता है कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय। तो आकस्मिक आय जो है वो कौन सी है कि जैसे लॉटरी है, पजल्स वगैरह, जो मतलब जो रेगुलर इनकम नहीं है, आपको अचानक से मिलती है, आपने कोई लॉटरी जीत लिया, आपने कोई प्राइज जीत लिया, आपने कोई पजल सॉल्व किया था उसका आपको प्राइज मिल गया, या आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया था उसका आपको प्राइज मिल गया, तो वो जो इनकम होगी वो होगी कैजुअल इनकम। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो थी वो हमने फर्स्ट टॉपिक में देखी। अब देखिए जो टैक्स लगेगा वो लगेगा किसके अकॉर्डिंग, जो भी एसएससी है, जो करदाता है, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स चार्ज होगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, निवास स्थान जो है वो कैसे तय होगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में देखिए तीन चीजें आती हैं, रेसिडेंट, निवासी, ये हम बात कर रहे हैं व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल के लिए। कल हमने देखा था कि पर्सन जो है, व्यक्ति जो है, उसकी परिभाषा में कौन कौन आएगा, व्यष्टि आएगा, एचयूआई फॉर्म वगैरह बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्यष्टि की। व्यष्टि कौन है, जो जिसे जो भी इंसान, जैसे राम, श्याम, नीता, सीता, ये क्या है, व्यष्टि है। तो निवासी एक होगा इसमें, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असाधारण निवासी, और एक इसमें आएगा व्यक्ति के लिए अनिवासी, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ये तीन कंडीशन है। अब ये तीन कंडीशन जो है, मतलब कब हम उस व्यक्ति को निवासी मानेंगे, कब हम उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे, और कब हम उसको नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कहेंगे। तो उसके लिए देखिए कंडीशंस जो है वो ये चार कंडीशंस है इसमें। तो चार कंडीशंस में जो बेसिक कंडीशन है, आधारभूत शर्तें हैं, वो तो दो है। दो शर्तें कौन सी है कि वह गत वर्ष में, गत वर्ष का मतलब अभी जो आपका असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 2021-22 है। तो गत वर्ष जो है प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2020-21। तो गत वर्ष में वो कम से कम 182 दिन भारत में रहा है। तो वह फर्स्ट जो है वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा। और सेकंड जो है वो इसमें कंडीशन जो है वो ये है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा। तो ये तो दो बेसिक कंडीशन है, और दो कंडीशन जो है वो आपकी एडिशनल है, अतिरिक्त शर्तें हैं। तो अतिरिक्त शर्तों में आपके आएगा एडिशनल जो कंडीशंस हैं उसमें फर्स्ट है आपके कि वह गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से कम
2 वर्ष भारत में रहा हो। और सेकंड कंडीशन इसमें आएगी कि गत वर्ष से वह गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये 4 जो है कंडीशंस हैं, जिसमें से 2 कंडीशन आपकी बेसिक कंडीशन है और 2 एडिशनल है। अब देखिए ये चारों कंडीशन जो है वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स का असेसमेंट होगा। अब अगर कोई भी करदाता जो असेसी है वो इन चारों शर्तों की पूर्ति करता है, ये चारों शर्त उसकी अगर एक साथ कंप्लीट हो रही है, तब तो क्या माना जाएगा, वो निवासी माना जाएगा। ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया उसको कहा जाएगा। कि प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो, प्रीवियस ईयर से जस्ट प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो। और एडिशनल कंडीशन में है कि वो जो है वो प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स जो है उसमें कम से कम मिनिमम जो है वो 2 ईयर्स इंडिया में रहा हो। और नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में से 730 डेज जो है वो इंडिया में रहा हो। तो अगर कोई पर्सन जो है वो इन चारों कंडीशन को एक साथ पूरा करता है, फुलफिल कर रहा है, तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन सा होगा, कि वो इन दोनों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन एडिशनल जो कंडीशन है उसमें से कोई एक जो है वो मान लो पूरा नहीं कर रहा हो। जैसे कि उसने मान लीजिए ये पूरी करी या दोनों ही मान लीजिए वो पूरी नहीं कर रहा है, तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाएगा। तो इसमें तीनों कंडीशन हो रही है कि दोनों में से कोई एक पूरा कर रहा है या दोनों ही पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिक कंडीशन वो दोनों पूरी कर रहा है। और अनिवासी कौन सा होगा, कि वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। अब भले ही वो ये कंडीशन पूरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है वो हमें मतलब 3 इसकी कैटेगरी है और कंडीशंस आपके पास 4 हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए, जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर बात आती है कि HUF जो है उसको कब माना जाएगा, और ऐसे ही फर्म जो है उसको कब माना जाएगा, कंपनी जो है वो उसको कब रेसिडेंशियल स्टेटस उसका तय होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।